हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 इस वीडियो 2 ऑफ द चैप्टर रूलिंग इन द कंट्री साइड पढ़ाया जा रहा था कि किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, क्योंकि इंडिया का जो गवर्नर जनरल था उस समय 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जी था। स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था, जिसमें जमींदारों को रेवेन्यू लेने का अधिकार दिया गया था और कंपनी के पास ये रेवेन्यू चुकाना था। और आने वाले कुछ सालों तक ये रेवेन्यू था परमानेंट किया गया कि किसानों को उतना रेवेन्यू चुकाना ही था। हालांकि ये बढ़ना नहीं था, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। इससे किसानों की बहुत सारी मुश्किलें बढ़ गई थी। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी अगर हम देखें, मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल वेर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन। बहुत सारे जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने ये कन्विंस किया कि जो सिस्टम था रेवेन्यू का उसको एक बार फिर से बदल लिया जाना था। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड? एक रेवेन्यू को कैसे फिक्स किया जा सकता था परमानेंटली एट दैट टाइम, उस समय में, व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। ऐसे वक्त में जहाँ पर कंपनी को अपने खर्चों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा, प्रशासन को और व्यापार को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, वहाँ पर तो बहुत मुश्किल था कि ये रेवेन्यू को फिक्स किया गया था। तो उन्हें ये लगता था कि कहीं ना कहीं इस परमानेंट जो सेटलमेंट लागू कर दिया गया है रेवेन्यू के लिए, उन्हें उसको बदलना चाहिए, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए अब कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और ये पैसा एक रेवेन्यू के माध्यम से ही कंपनी के पास आ सकता था। इन द नॉर्थन वेस्टर्न की बात करें, जो प्रोमिनेंस था बंगाल का, जो राजशाही वर प्रेसिडेंसी जो थी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया वेर नाउ इन उत्तर प्रदेश। इसमें से अब बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो उत्तर प्रदेश में थे। एन इंग्लिश मैन कॉल द हॉल्ट मैकेंजी, और इसमें से जो अंग्रेज अधिकारी थे हॉल्ट मैकेंजी, डिवाइस द न्यू सिस्टम जो था इन विच केम इनटू द इफेक्ट, जो इसके प्रभाव में आया 1822 में। ही फेल्ट दैट, उन्होंने ये महसूस किया, द विलेज वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, जो गांव था एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन तो था ही, एक सामाजिक संगठन था। इन नॉर्थन द विलेज वॉज इंडियन सोसाइटी, और जो भारतीय सोसाइटी में इसको प्रिजर्व, सुरक्षित करने की आवश्यकता ही थी। जो भी सामाजिक संस्थान थे उस सामाजिक संस्थानों को भारतीय समाज में संगठित करने की आवश्यकता थी। अंडर दिस डायरेक्शन कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो कलेक्टर होते थे वो गांव से गांव जाते थे। इंस्पेक्टिंग द लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, ज़मीन का मुआयना करते थे, और मीजिंग द फील्ड, और ज़मीन की नाप करते थे। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स, और जो रीति रिवाज थे उसको रिकॉर्डिंग करते। एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुपों के जो राइट्स थे। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट, जो एस्टिमेट रेवेन्यू था हर प्लॉट का, हर गांव में एडिट किया गया ताकि रेवेन्यू को वो कलेक्ट करें। ईच विलेज से, जिसे महाल भी बोल सकते थे, उनको अदा करना था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, और ये डिमांड थी, इसको पीरियडिकली क्या किया गया, रिवाइज किया गया। नॉट परमानेंटली, यानी कि नियमित रूप से उसको फिक्स नहीं किया गया, बल्कि हर समय समय पर इसको रिवाइज किया गया। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का चार्ज था पेइंग टू द कंपनी को, वो गांव के हेडमैन को यानी प्रधान को दिया गया। अब गांव के प्रधान के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो गांव के सभी लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को दे, रादर देन द जमींदार। अब जमींदारों को से ये अधिकार छीन लिए गए। दिस सिस्टम कम टू बी नोन एज महालवाड़ी सेटलमेंट। इसी सिस्टम को महालवाड़ी सिस्टम कहा जाता है, जिसमें जमींदारों से ये अधिकार छीन के गांव के प्रधानों को ये अधिकार दिया गया कि वो लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को दे। और अगर हम मुनरो सिस्टम की बात करें, जो मुनरो सिस्टम था इन द ब्रिटिश टेरिटरी की अगर हम बात करें, इन द साउथ में देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट। ब्रिटिश टेरिटरी की अगर हम बात करें, इन द साउथ में देयर वाज ए सिमिलर मूव था, जो परमानेंट सेटलमेंट से शायद इसके विचार से काफ़ी दूर था।
इन ब्रिटिश के जो क्षेत्र थे, टेरिटरीज थे साउथ में, देयर वाज ए सिमिलर मूव अवे फ्रॉम आइडिया। परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के विचार से दूर थे। द सिस्टम, न्यू सिस्टम जो था, जो नया एक तरीका जो था, दैट वाज डिवाइस कम टू बी नोन एज रोयतवाड़, वो रोयतवाड़ के नाम से जाना जाता था। अब ये रोयतवाड़ क्या था? इट वाज ट्राइड ऑन स्मॉल स्केल, ये कोशिश की गई कि जो स्मॉल स्केल थे बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा ये सिस्टम लागू किया गया। इन सम ऑफ द एरियाज में से कुछ हिस्सों में दैट वेर टेकन आउट बाय कंपनी, जो कंपनी ने लिए थे आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद। टीपू सुल्तान से युद्ध के बाद कंपनी ने कुछ भूमि को अपने अंदर किया था। तो सब्सिक्वेंटली डेवलप थॉमस मुनरो के द्वारा ये विकसित किया गया था। थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड, और जल्दी जो ये सिस्टम था पूरे दक्षिण भारत में फैल गया था। रीड द मुनरोज फेल्ट, और जो मुनरोज फेल्ट, मिर्नो ने ये महसूस किया दैट इन साउथ में देयर वेर नो ट्रेडिशनल जमींदार, कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार तो कोई भी नहीं था। और जो सेटलमेंट की अगर हम बात करें उसमें दे आर्ग्यू, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि हैड भूमि मेड डायरेक्टली विद इन द कल्टिवेटर्स रॉयट हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, जिन्होंने कई शताब्दियों तक उस जमीन को टिल्ड किया था या जोता हुआ था। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटफुली सर्वे बिफोर द रेवेन्यू, और उनके जो मैदान थे उसको क्या किया जाता है? सावधानी पूर्वक सेपरेटली एक अलग से सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया गया बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट। एक रेवेन्यू असेसमेंट बनाने से पहले उन सभी लोगों की ज़मीनों को क्या किया गया? एक सर्वे किया गया। मुनरो ने ये सोचा दैट द जो ब्रिटिश थे ब्रिटिश शुड एक्ट एज ए पैटर्नल फादर, जो पैटर्नल फादर थे फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रियॉट्स, उससे कि इस चार्ज में जो प्रोटेस्टिंग हो रहे थे उसको कंट्रोल किया जाए। ऑल वाज नॉट वेल, सभी लोग इसमें वेल नहीं थे। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, आफ्टर द न्यू सिस्टम के बाद, वेर इम्पोज्ड इट वाज क्लियर, ये क्लियर किया गया दैट ऑल वाज नॉट वेल, कि सभी लोग इनमें से वेल नहीं थे। ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, जो इनकम थी लैंड से वो इंक्रीज बढ़ा दी गई थी इस इच्छा के साथ। रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांडे, जो अधिकारी थे उन्होंने फिक्स कर दिया था जो रेवेन्यू डिमांड्स थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। पीजेंट्स वेर अनेबल टू पे, जो पीजेंट्स थे वो अनेबल थे पे करने के लिए। रॉयट्स फ्लैट द कंट्री साइड, और जो रॉयट्स थे वो कंट्री साइड की ओर फ्लैट हो गए एंड विलेज में। एंड बिकेम डिसास्टर इन मैनी रीजन्स एंड ऑप्टिमिक्स, जो ऑप्टिमिस्टिक थे उन्होंने क्या किया? ऑफिशियल्स ने हैड इमेजिन, ये इमेजिन किया कि जो न्यू सिस्टम था वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इनटू रिच, वो इनको रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। क्रॉस फॉर यूरोप की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज, ब्रिटिश ने ये भी रियलाइज किया कि द कंट्री साइड could not only yield revenue, it also grow the crops that Europe required. ब्रिटिश ने ये महसूस किया कि जो कंट्री साइड गाँव में could yield, कि ये जो रेवेन्यू के लिए कर सकते थे वो उनके लिए काफ़ी yield साबित हो रहा था। It could also grow the crops that Europe required. अब वो एक फ़ायदे का सौदा हम कह सकते हैं, क्योंकि अब गांव में वो फसल भी उगा सकते थे जो यूरोप में जिसकी डिमांड ज़्यादा थी। बाय द लेट 18th सेंचुरीज में अगर हम देखें, कंपनी वाज ट्राइंग इट बेस्ट, कंपनी बेस्ट कर रही थी अपना एक्सपेंड करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। वहाँ पर वो अफीम और इंडिगो यानी नील की खेती को उगा रही थी। इन द सेंचुरीज में अगर हम देखें, एंड हाव द फॉलो द ब्रिटिश परसूडेड और फोर्स्ड कल्टीवेटर, इसमें ब्रिटिश लोगों ने इन उत्पादकों को फोर्स किया कि पूरे भारत में
टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स, उन फसलों को उगाए जिनकी शायद ब्रिटेन में भी काफ़ी डिमांड थी, जैसे बंगाल में जूट उगाया गया, असम में चाय उगाई गई और यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में चाय गन्ना उगाने के लिए उनको कल्टीवेशन को परस्यूटेड किया गया, आदेश दिए गए या उन्हें जोर दिया गया। पंजाब में गेहूं उगाया गया और महाराष्ट्र में कॉटन उगाया गया, यानी कि हर स्टेट में क्लाइमेट के हिसाब से उनको उस तरह की फसलों को उगाने के लिए परस्यूट किया गया था और मद्रास में चावल उगाया गया था। तो इस तरीके से हाउ वाज दिस डन, ऐसा कैसे किया गया था। द ब्रिटिश यूज्ड ए वैरायटी ऑफ मेथड, कई तरीके अपनाए गए जिससे कि इन्होंने एक्सपेंड किया कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को दैट दे नीडेड। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक, अगर हम देखें इस स्टोरी का वन सच क्रॉप का, तो किस तरह से उन्होंने प्रोडक्शन का मेथड अपनाया या ये तरीका अपनाया उन लोगों ने। डच कलर हैव ए हिस्ट्री, जो कलर जो रंग यूज करते थे उनकी एक कोई हिस्ट्री थी। अगर हम देखें टू इमेज देखें कॉटन प्रिंट्स की, तो इमेज ऑन द लेफ्ट में शोन एज कलमकारी प्रिंटेड, कलमकारी की एक प्रिंटिंग दिखती थी जो आंध्र प्रदेश के वेबर्स थे। ऑन द राइट इज ए फ्लोरल कॉटन था, प्रिंटेड डिजाइन एंड प्रोड्यूस बाय द विलियम मोरिस के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो एक फेमस कवि थे और कलाकार थे 19th सेंचुरी के ब्रिटेन के। देयर इज वन थिंग कॉमन थी इनमें कि जो टू प्रिंटेड थे इसमें बोथ यूज ए रिच ब्लू कलर यूज किया करते थे, नीला कलर, कॉमनली कॉल इंडिगो, जिसको कि इंडिगो यानी नील कहते थे। डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस, क्या आप जानते हैं कि जो रंग था जो नील यूज बनाया जाता था, यूज किया जाता था, वो कैसे यूज किया जाता होगा। द ब्लू जो नीला था यू सी, वो आप प्रिंट में देख रहे हैं हम, प्रोड्यूस प्लांट, एक पौधे से जिसे इंडिगो कहते थे उनसे तैयार किया जाता था। इट लाइकली दैट ब्लू डाई यूज्ड इन द मोरिस प्लांट, जो नीला रंग था वो मोरिस प्रिंट में तैयार किया जाता था 19th सेंचुरी में। तो ब्रिटेन ने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया इंडिगो प्लांट से, जो कल्टीवेट होता था भारत में। फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर, क्योंकि जो भारत था वो सबसे बड़ा सपोर्टर था इंडिगो का इन द वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम, उस समय संसार में उस समय में सबसे बड़ा इंडिगो का एक्सपोर्टर माना जाता था भारत।